प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ प्रीति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, क्या आप बता सकते हो? अगर आपने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कहा तो बिल्कुल सही। और अगर मैं कहूं कि इसी चैप्टर से हर साल 2 या 3 उससे भी ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिन्हें करके आप बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर्स और बोर्ड पेपर पैटर्न को ध्यान में रखकर सिलेक्ट किए गए हैं। नोटबुक लेकर बैठ जाइए और हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट वाज डिफरेंट। The formation of British nation state was different from the rest of Europe. Justify the statement with suitable arguments. इस क्वेश्चन को जस्टिफाई, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, आपके अकॉर्डिंगली जो है आर्ग्यूमेंट्स रखना है। जैसे ब्रिटिश नेशन का फॉर्मेशन दूसरे यूरोप कंट्रीज से अलग था, क्योंकि ये एकदम से किसी रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं बना, बल्कि धीरे धीरे अलग अलग रीजन को पॉलिटिकली जोड़कर बनाया गया। पॉलिटिकल यूनियन का मतलब होता है अलग अलग एरिया का मिलकर एक देश बनाना। सबसे पहले 18 सेंचुरी से पहले ब्रिटिश स्लेव्स में अलग अलग इथनिक ग्रुप्स रहते थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स एंड इरिश। हर ग्रुप की अपनी कल्चर्स और ट्रेडिशन थी। इथनिक ग्रुप्स का मतलब होता है एक ही जाति या संस्कृति के लोग। सेकेंडली, वेल्स वेल्स को कानूनी और लीगल और पॉलिटिकल तरीकों से इंग्लैंड में मिला दिया गया। स्कॉटलैंड को एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के थ्रू इंग्लैंड के साथ जोड़ा गया। इसी के बाद यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है किसी देश में मिला देना। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वो कानून जिसके द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो गए। आगे चलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश लोगों का ज्यादा कंट्रोल था, इसीलिए इंग्लिश नेशन के सिंबल्स जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पूरे देश के नेशनल सिंबल्स के रूप में बढ़ावा दिया गया। डोमिनेटेड मीन्स सबसे ज्यादा कंट्रोल या प्रभाव होना। प्रमोटेड मीन्स बढ़ावा देना। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम
वन में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम, फोर्सबली का मतलब होता है जबरदस्ती, यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया। इसके बाद ब्रिटेन ने आयरलैंड पर अपना कंट्रोल बना लिया। ये सब इरिस लोगों के विरोध जिसे हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस विरोध के बावजूद हुआ। इसी तरह ब्रिटिश नेशन स्टेट बना। ये पार्लियामेंट के कानूनी, इट मीन्स बोल सकते हैं पार्लियामेंट एक्ट्स के थ्रू बना। अलग अलग रीजन्स राजनीतिक रूप से जोड़ा गया। इट मीन्स बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट किया गया, पॉलिटिकली इंटीग्रेट किया गया। इस पूरी प्रोसेस में इंग्लैंड का सबसे ज्यादा कंट्रोल था, डोमिनेंस किया, सबसे ज्यादा डोमिनेंस जो किया वो इंग्लैंड ने किया। ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की तरह रिवॉल्यूशन से नहीं बना। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है जैसे कि ब्रिटिश नेशन स्टेट, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, पार्लियामेंट्री यूनियन, इंग्लिश डोमिनेंस। ये सारे अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में ऐड करोगे तो ऑब्वियसली है कि आपको मार्क्स बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Justify this statement को आपको justify करना है। Students, the idea of national unity 19th सेंचुरी के शुरुआती यूरोप में नेशनल यूनिटी और लिबरलिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों से क्या थे, कनेक्टेड, क्लोजली कनेक्टेड थे, लिबरलिज्म एंड नेशनल यूनिटी, क्योंकि दोनों का उद्देश्य फ्रीडम, इक्वलिटी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। फर्स्टली जो है सबसे पहले लिबरलिज्म जो है हर व्यक्ति की आजादी, इंडिविजुअल फ्रीडम, स्टूड फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम और कानून के सामने सबकी बराबरी, इट मीन्स बोल सकते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ का समर्थन करता है। प्रिविलेजेस, ये ऑटोक्रेसी का मतलब होता है अमीर जमींदार लोग होते हैं। एंड क्लर्गी, ऑटोक्रेसी और क्लर्गी को मिलने वाले विदेश अधिकारों का विरोध करता था। सेकेंडली, लिबरल्स डिमांड अ गवर्नमेंट बेस्ड, लिबरल्स जो है वो दूसरा हम लोग लिबरल्स चाहते थे कि सरकार लोगों की मर्जी से बने। इट मीन बोल सकते हैं कंसेंट ऑफ द पीपल, पीपल के कंसेंट से बने। साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जो नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे, जो सेफ गार्ड ऑफ द सिटीजन्स राइट हो। इसके अलावा लिबरलिज्म फ्री मार्केट, फ्रीडम ऑफ द मार्केट और प्रॉपर्टी रखने का अधिकार देने पर जोर देता था। इससे देश का अंदर इकोनॉमिक यूनिटी बढ़ी।
इससे जो है देश के अंदर जो है इकोनॉमिक यूनिटी का जो है वो बढ़े। इसके कारण देश के अंदर लगने वाले कस्टम ड्यूटीज और कस्टम टैक्स जिसे हम लोग बोलते हैं और ट्रेड बैरियर्स हटा दी गई। अबॉलिशन ऑफ द इंटीग्रल कस्टम ड्यूटीज एंड ट्रेड बैरियर्स। सो आगे चलकर देखते हैं लिबरल्स ऑटोक्रेटिक रूल्स के खिलाफ है। वो लिबरल्स जो थे वो ऑटोक्रेटिक रूल्स के अपोज करते थे। वो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे जहां एक जैसी कल्चर और हिस्ट्री वाले लोग खुद अपनी सरकार चला सके। ऑटोक्रेटिक रूल्स का मतलब होता है राजा या एक व्यक्ति का पूरा कंट्रोल हो, और नेशन स्टेट का मतलब होता है ऐसा देश जहां एक जैसे लोग मिलकर अपनी सरकार चलाएं। सो नेक्स्ट फाइनली द मूवमेंट क्या क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ कि जर्मन स्टेट्स को में जुलेब्रिन बनाया गया। जुलेब्रिन का मतलब बोल सकते हैं कि जर्मनी के राज्यों का ट्रेड यूनियन, जो राजाओं था जर्मनी का उनका ट्रेड यूनियन, जहां इंटीग्रल टैक्सेस हटा दिए गए। इसने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया, नेशनल यूनिटी को भी मजबूत की हुई। सो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है वो इस तरह से क्या हुआ कि लिबरलिज्म ने लोगों को प्रेरित किया कि वो पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए लड़े, इकोनॉमिक यूनिटी बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की मांग करें, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी हर देश के लोग खुद अपनी सरकार चुन सके। इसी वजह से लिबरलिज्म और नेशनल यूनिटी एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। सो इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, जैसे कि लिबरलिज्म, नेशनल यूनिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इंडिविजुअल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, जोल्वेरिन, नेशन स्टेट और सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये सारे वर्ड अगर आप यूज करोगे तो अच्छी बात है कि आपका स्कोर काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिकम द पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1866। जो यूनिफाइड इटली का 1866 में की ये बात की गई है। तो आपको जो है सबसे पहले जो है इसका करेक्ट विच वन इज द फॉलोइंग रीजन, कौन सा ऐसा रीजन है। तो वेनेटिया इज द राइट आंसर। वेनेटिया बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली 1866 में हुआ था। 1859 और 60 में गरीबर्ली एक्सपेडिशन प्लेबिस्साइड्स हुआ था इवेंट्स, जो कि रीजन एडेड कहाँ कहाँ हुआ था, सेंट्रल और सॉदर्न इटली इंक्लूडिंग सिसिली। 1861 में किंगडम ऑफ इटली प्रोक्लेम्ड किया गया था, जो मोस्ट ऑफ द इटली यूनिफाइड हुआ था एक्सेप्ट वेनेटिया एंड रोम। 1866 में एस्ट्रो प्रूशियन वार हुआ था, जो वेनेटिया में वोन हुआ था फ्रॉम द ऑस्ट्रिया एंड एडेड टू द इटली को ऐड किया गया। एट 1870s में कैप्चर किया गया था रोम का, एंड पर्पल स्टेट लास्ट मेजर एडिशन किया गया। तो अगर इसके अलावा ये सारे से भी अगर जो क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप इस सारे पे भी ऑप्शंस पे फोकस करो।
कि कौन-कौन सा ईयर में क्या हुआ था, कौन-कौन सा इवेंट किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलिक कोड इन द मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रेशनल एंड इफिशिएंट। इस क्वेश्चन में जो है नेपोलिक कोड नेपोलिक कोड सिविल कोड ऑफ 1804 की बात की गई है, जहां पे नेपोलियन बोनापार्टे द्वारा लाया गया सबसे महत्वपूर्ण सुधार, जिसे रिफॉर्म बोलते हैं, रिफॉर्म था। इसका एक सबसे मेजर प्ले रोल किया था। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ज्यादा रेशनल और इफिशिएंट और मॉडर्न बनाया। इफिशिएंट का मतलब होता है बेहतर तेजी। इफिशिएंट का मतलब होता है बेहतर और तेजी से काम करने वाला। और रेशनल का मतलब होता है तर्क और नियमों पर आधारित। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब होता है सरकार का काम करने का तरीका, कि सरकार कैसे करने का तरीका है सरकार का। तो इसमें फर्स्ट फीचर जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ को बताया गया है। फर्स्ट फीचर जो है वो है, इट अबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ के आधार पर मिलने वाले सभी विशेष अधिकार को खत्म कर दिया गया। जितना भी बर्थ के अकॉर्डिंगली जो मिल रहा था बर्थ के आधार पे, वो सारा कुछ खत्म कर दिया गया, जो उनको अपॉर्चुनिटीज दिया जाता था। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश किया गया था इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जहां पे सभी नागरिकों को कानून को सामने बराबर मान गया। जो जितना भी कानून था उसके सामने जो है बराबर माना गया। नेक्स्ट जो है वो रेशनल और सॉरी द इंडेड द फ्यूडल सिस्टम एंड ऑटोक्रेटिक प्रिविलेज। जो है ऑटोक्रेटिक प्रिविलेज किया गया। इस मीन्स कि इससे फ्यूडल सिस्टम और ऑटोक्रेसिस का विशेष अधिकार समाप्त हो गए। जितना भी था वो खत्म कर दिया गया। द कोड ऑफ नेक्स्ट जो है रेशनल एंड यूनिफॉर्म लॉज। इसमें जो है तो ये कोड परंपरा और पुरानी कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बजाय बोल सकते हैं कि रेशनल प्रिंसिपल्स पे आधारित किया गया। It provided a single uniform civil code for the entire territory under the French control and replacing the confusing and conflicting local laws. इसमें जैसे कि फ्रेंच कंट्रोल वाले सभी इलाकों में एक ही सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म लॉ लागू किया गया था। इसने अलग अलग और उलझे हुए लोकल लॉज पे जगह ले ली। नेक्स्ट जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर इफिशिएंट बाय क्लियरली डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। इसने नागरिकों के अधिकार, जो राइट्स होता है नागरिकों का, और ड्यूटीज को साफ साफ बताया। और इससे परेशान और ज्यादा बेहतर हो गया। जो लोग परेशान हो रहे हैं, सॉरी, इससे जो है प्रशासन जो है वो और बेहतर हो गया। द स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स मेजर्स और करेंसी, ये तीनों को इसने एक जैसा बना दिया। बाद में ये व्यवस्था यूरोप के कई देशों में अपनाई गई थी कि स्टैंडर्डाइज्ड करना। तो स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है सब जगह एक जैसा बना देना। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होगा कि जैसे इस कोड ने प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार सुरक्षित किया।
इनकरेज्ड पीपल, इससे लोगों को इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। जो लोग थे इससे जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा। मेरिट बेस्ड सोसाइटी, मेरिट बेस्ड सोसाइटीज में क्या हुआ कि प्रमोट किया गया, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थी बर्थ के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट और क्वालिफिकेशन, मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, अधिकार पर के आधार पर दी जाने चाहिए। जितने भी प्रमोट किया गया गवर्नमेंट जॉब को, और बेसिस ऑफ मतलब कि मेरिट और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, ना कि बर्थ के बेसिस पे किया गया। मेरिट और क्वालिफिकेशन के आधार पर दी जानी चाहिए जो वहां पे मेरिट बेस्ड सोसाइटी होगी। सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा वहां पर? नेपोली नेपोलियन नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड किया। नेपोलियन कोड जो है वो इटली जर्मनी स्विट्जरलैंड जैसे कई यूरोपियन देशों में अपनाया गया। ये मॉडर्न लीगल सिस्टम का मॉडल बन गया। नेपोलियन नेपोलियन के नेपोलियन की हार के बाद भी ये कोड खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक यूरोपियन देशों की कानूनी व्यवस्था की फाउंडेशन बन गया। कंक्लूजन क्या है? आप लोग कोशिश करना कि हर एक क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखने का, उससे जो है कि जो आप लिखोगे उस पे हाई स्कोर देने में, मतलब अच्छा मार्क्स देने में, जो एग्जाम में कॉपी चेक करता है उसको अच्छा मार्क्स दे सकता है आपको, क्योंकि कंक्लूजन से उसे पढ़ करके पता चलेगा कि आप ओवरऑल क्या कंक्लूड किए हो। जो थ्योरी इतना लिखे हो उसमें आप क्या क्या पॉइंट को कंक्लूड किए हो। तो इसमें फर्स्ट जो है वो नेपोली कोड बहुत महत्वपूर्ण था, सिग्निफिकेंट था, हाईली सिग्निफिकेंट, क्योंकि इससे पुरानी जो फ्यूडल और कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था को हटा दिया। इसकी जगह मॉडर्न, रेशनल और यूनिफॉर्म सिस्टम को लाया गया। ये इक्वलिटी और मेरिट बेस्ड पे आधारित पे था, और इसने यूरोप में मॉडर्न नेशन स्टेट की फाउंडेशन रखी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 19th सेंचुरी की बात की गई है कि हाउ वाज लिबरलिज्म allied to national unity in Europe in the early decades of the 19th century। एनालाइज, इस स्टेटमेंट को जो है आपको एनालाइज करना है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करोगे? इस स्टेटमेंट में जो है सबसे पहले जो है फर्स्ट जो है, इन अर्ली 19th सेंचुरी the idea their national unity was closely linked with the liberalism। टोटली जो है नेशनल 19th सेंचुरी के शुरुआती समय में नेशनल यूनिटी और लिबरलिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम, इक्वलिटी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी सरकार जो लोगों को द्वारा चुनी जाए। फर्स्ट जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है। इसमें जो है सबसे पहले लिबरल्स हर व्यक्ति की आजादी, इट मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम और कानून के सामने बराबरी में विश्वास कर रखते। वो अपोज करते थे
opposed autocracy and demand the equal rights for the all citizens. ये भी सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या है कि दूसरा लिबरलिज्म ऐसी सरकार का समर्थन करता था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले। सरकार लोगों की मर्जी से बने, द कॉन्सेंट ऑफ द पीपल, ना कि अब्सोल्यूट मोनार्क के शासन से। अब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब होता है ऐसा राजा जिसके पास पूरी पावर हो। नेक्स्ट जो है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में इसके अलावा जो है लिबरल्स एक यूनाइटेड नेशन स्टेट बनाना चाहते थे जहां एक जैसी कल्चर और पहचान वाले लोग रहें और पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ खुद अपनी सरकार चला सके, जो बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट चला सके। नेक्स्ट क्लास जो है वो सॉरी नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम में क्या है कि लिबरलिज्म इकोनॉमिक फ्रीडम को समर्थन करता था, इट मीन सपोर्ट करता था उनका, सपोर्ट द इकोनॉमिक फ्रीडम सपोर्ट। इसके लिए ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया गया, कस्टम ड्यूटीज को रिमूव किया गया, हटाने की बात की गई। नेक्स्ट जो है जोलवरीन बनाने से जर्मन स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक यूनिटी बनी। इससे नेशनलिज्म की बढ़ावा और मजबूत हुई। नेक्स्ट जो है लास्ट में आखिरी में क्या किया गया कि लिबरल्स ने फ्रीडम ऑफ स्पीच लिबरल्स डिमांड की फ्रीडम ऑफ स्पीच की, प्रेस की और एसोसिएशन की। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता है प्रेस की आजादी। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन बनाने की आजादी की मांग की गई, डिमांड की। इससे नेशनलिज्म के विचार और आंदोलन पूरे यूरोप में तेजी से फैल गए। नेक्स्ट लास्ट लाइन जो है इसमें इस तरह से लिबरलिज्म ने पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल और इक्वलिटी को बढ़ावा दिया। इसी वजह से नेशनल यूनिटी और लिबरलिज्म यूरोप में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है फॉर जो लिबरलिज्म, नेशनल यूनिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक फ्रीडम, जुलेबिन, नेशन स्टेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और नेशनलिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। ये फॉलोइंग अरेंज करना है कुछ इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो फर्स्ट जो है डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ लेप्सिंग। ये 1813 में हुई थी ये बैटल, डिफीट। और साइनिंग ऑफ ट्रीटी इन वेना, ये 1815 में हुई। बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल्स कब स्टार्ट किया गया, 1821 से स्टार्ट हुआ था स्ट्रगल। फॉर्मेशन कब किया गया था कस्टम यूनियन जोलवरीन 1834 में। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आपको अरेंज करना है तो सबसे पहले जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, फिर फोर होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वन फोर
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करती हूँ। डिफीट ऑफ नेपोलियन इन बैटल ऑफ लिपशिक में 1813 में ये इवेंट किया गया, बैटल ऑफ नेशंस हुआ था, जिसे हम लोग बैटल ऑफ नेशंस भी कहते हैं। डिफीटेड बाय द कोalition फोर्सेस, जो रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए थे, जो नेपोलियन था। साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना में क्या हुआ, 1815 में किया गया था। आफ्टर द नेपोलियन फाइनल डिफीट एट द वाटरलू, सबसे फाइनल जो वाटरलू में वो डिफीट हुआ था, यूरोपियंस पावर मेड द वीना टू ड्रॉ द मैप ऑफ द यूरोप एंड एस्टैब्लिश किया गया कंजर्वेटिव ऑर्डर टू द प्रिवेंट रिवॉल्यूशन। वहां पे क्या हुआ था, फिर कंजर्वेटिव्स आ गए, जो रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया था। तो जब नेपोलियन पूरी तरह से हार गई, तो फिर जो वहां के जो राज करने वाले देश था, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, वहां पे वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बन गई पूरी तरह से। बिगनिंग ऑफ स्ट्रगल ऑफ द ग्रीक इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि ग्रीक्स रिवॉल्ट अगेंस्ट किया गया ऑटोमन एम्पायर के। और ये सबसे ज्यादा फर्स्ट सक्सेसफुल नेशनलिस्ट मूवमेंट यूरोप का है। फॉर्मेशन ऑफ कस्टम्स यूनियन एंड जोल्वरिन, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ था, 1834 में किया गया, क्रूशिया लेड किया था। इकोनॉमिक यूनियन ऑफ द जर्मन स्टेट्स पे और रिमूव किया गया ट्रेड बैरियर, और इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाया गया टुवर्ड द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्प्रेड द स्प्रिट ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट्स को, इस आर्ग्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 की बात की गई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले है यहाँ पे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 ने यूरोप में नेशनलिज्म को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के विचार दिए। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, इक्वलिटी का मतलब होता है सबके लिए समान अधिकार, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा और एक। नेक्स्ट पॉइंट है, रिवॉल्यूशन डिक्लेयर किया सॉवरेनिटी को। सबसे पहले जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने घोषणा की कि देश की सबसे बड़ी पावर सॉवरेनिटी, राज, जो सबसे ज्यादा जो पावर थी वो राजा की नहीं बल्कि देश और उनके नागरिकों, उनके जो वहाँ का जो सिटीजन्स है उनकी की गई, उनकी होगी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है देश का सबसे बड़ा अधिकार। सॉवरेनिटी का मतलब होता है देश का सबसे बड़ा अधिकार या पावर। और अब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब होता है ऐसा राजा जिसके पास पूरी पावर हो। नेक्स्ट सेकंड में, इससे यूरोप को, जो यूरोप कंट्रीज है, दूसरे देशों के लोगों को भी पॉलिटिकल राइट्स और नेशनल यूनिटी की मांग करने की प्रेरणा मिले। सेकंड में है, दूसरा दूसरा में ये बोल रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने नेशनल आइडेंटिटी के कई सिंबल्स शुरू किए, जैसे कि ट्राई कलर फ्लैग, नेशनल एंथम,
कॉन्सेप्ट्स ऑफ ला पैट्रे एंड ले सिटोयन, जिसे हम लोग सिटीजन्स बोलते हैं, इसे इन सबको लोगों में एकता और अपने देश से जुड़ने की भावना बढ़ी। कलेक्टिव बिलोंगिंग सब मिल कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सब मिलकर एक देश का हिस्सा होने की भावना। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्टे ने नेपोली कोड लागू किया। इसने फ्यूडल प्रिविलेज को खत्म कर दिया। सबको कानून के सामने बराबर मान माना गया और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया, इन लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी को अधिकार दिया गया। इन रिफॉर्म्स का इन रिफॉर्म्स जब हुआ, उसका इन्फ्लुएंस जो है यूरोप के कई देशों पर पड़ गया। फ्यूडल प्रिविलेज का मतलब होता है समांतवादी विशेष अधिकार। नेक्स्ट जो है स्प्रेड ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, इसमें जो है फ्रेंच आर्मी रिवॉल्यूशन के विचार यूरोप के दूसरे देशों तक ले गई। चैलेंज फ्यूडलिज्म द फॉरेन डोमिनेशन, इससे लोगों ने फ्यूडलिज्म और फॉरेन रूल को विरोध करना शुरू किया। फॉरेन डोमिनेशन का मतलब होता है विदेशी शासन का विस- दो विदे, जो विदेशी शासन होता है उसका कंट्रोल करना। विदेशी शासन या इसका मतलब बोल सकते हैं कंट्रोल करना। नेक्स्ट जो है नेशनल मूवमेंट्स में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का विचार जो था वो जर्मनी, इटली और ग्रीस और पोलैंड जैसे देशों तक पहुंच गए। इससे वहां नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुए। लोग नेशनल इंडिपेंडेंस और यूनिफिकेशन के लिए संघर्ष करने लगे। यूनिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग राज्यों को जोड़कर एक देश बनना। इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म की नींव बनी। इनसे इसने नेशनल सॉवरेनिटी, इक्वलिटी और फ्रीडम और नेशनल यूनिटी को बढ़ावा दिया। जो नेशनल सॉवरेनिटी, इक्वलिटी और फ्रीडम, नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया गया। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म, सॉवरेनिटी, ट्राइकलर फ्लैग, ला पैट्रे, ले सिटोयन, नेपोली कोड और नेशनल यूनिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये सारे जो है कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक लाइन में अगर जो इस क्वेश्चन को बताया जाए तो हम बोल सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, नेशनल सॉवरेनिटी, नेशनल सिंबल्स और नेपोली कोड के थ्रू यूरोप में नेशनलिज्म को फैलाया और मॉडर्न नेशन स्टेट की नींव रखी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ डिड द ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल अरोज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन यूरोप, एक्सप्लेन द सुटेबल आर्गुमेंट्स। इसमें जो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यूरोप में नेशनलिज्म को बढ़ावा देने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसने यूरोप के लोगों में देशभक्ति और आजादी की भावना लगाई
मतलब जो वहाँ के जो लोग थे, उनमें देशभक्ति और आज़ादी की भावना जगाए, ताकि लोग जो है इन्फ्लुएंस हो गए। तो फर्स्टली में सबसे पहले क्या किया जाए कि ग्रीस 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ग्रीस पर ऑटोमन एम्पायर का शासन था। नेशनलिस्ट यूरोप में नेशनलिज्म के बढ़ते प्रभाव ने ग्रीक लोगों को अपनी आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। सेकेंडली में क्या किया गया, बहुत से यूरोपियन लोग ग्रीक लोगों के संघर्ष का समर्थन करते थे, क्योंकि वो एंशियंट ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन की क्रेडल्स मानते थे। क्रेडल्स का मतलब होता है जन्मभूमि। क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता की जन्मभूमि। क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। इसी वजह से पूरे यूरोप में ग्रीक इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बहुत सपोर्ट मिला। पोएट्स पोएट्स आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स ने लोगों को ग्रीस की आजादी के सपोर्ट में प्रेरित किया। मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है लोगों को मॉडल मतलब लोगों को एक ही मुद्दे के सपोर्ट में तैयार करना। जैसे एग्जांपल्स, लॉर्ड बायरन लॉर्ड बायरन ने ग्रीस की आजादी के लिए पैसा इकट्ठा किया, तो फंड्स इकट्ठा किया और ग्रीक मूवमेंट का एक्टिवली समर्थन किया। नेक्स्ट जो है, यूरोप में यूरोप के अलग अलग देशों में नेशनलिस्ट भी संघर्ष में शामिल हुए। लोगों उन्होंने इसी लिबर्टी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई माना। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है लोग खुद अपनी सरकार और भविष्य का फैसला करें। नेक्स्ट, आखिर में 1832 में ग्रीस को आजादी मिल गई। मतलब लास्ट में क्या हुआ कि ग्रीस को 1832 में आजादी मिल गई। इससे ये साबित हुआ कि नेशनलिस्ट मूवमेंट विदेशी शासन को हरा सकते हैं। फॉरेन रूल का मतलब होता है विदेशी शासन। इस तरह ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल ने पूरे यूरोप को नेशनलिस्ट मूवमेंट को प्रेरित किया। इसने फ्रीडम, नेशनल यूनिटी और सेल्फ गवर्नमेंट के विचार को मजबूत बनाया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑटोमन एम्पायर, नेशनलिस्ट, लॉर्ड बायरोन, यूरोपियन सपोर्ट, 1832, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड यूनिट, नेशनल यूनिटी। ये सारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। नेक्स्ट जो है, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन तो कैसे हुआ, तो इस प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन एज फॉलोज। जर्मन यूनिफिकेशन का मतलब है जर्मनी के अलग अलग स्टेट्स के जोड़कर एक देश बनाना। सबसे पहले जो है, आफ्टर 1848 में जर्मन यूनिफिकेशन की शुरुआत ऑटोमन बिस्मार्क ने की। वो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई।
सेकंड में बिस्मार्क ने जर्मनी को अलग अलग स्टेट्स को जोड़ने के लिए 3 युद्ध लड़े। ये युद्ध डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ लड़े गए। इन युद्धों में प्रूशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी ने उसका पूरा साथ दिया। नेक्स्ट, जनवरी 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन पूरी हो गई। विलियम वन विलियम वन को जर्मन इम्पेरर घोषित किया गया। ये घोषणा हॉल ऑफ मिरर, प्लेस ऑफ वर्साइलिस में की गई। नेक्स्ट जो है, जर्मन यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड। इसी तरह जर्मन यूनिफिकेशन जो है प्रूशिया के लीडरशिप में पूरी हुई। इसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ का महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही डिप्लोमेसी का मतलब होता है समझदारी से की गई राजनीति का भी इस्तेमाल किया गया, और नेशनलिज्म का भावना ने लोगों को एकजुट किया। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, जैसे ओटोन बिस्मार्क, प्रूशिया, ब्लड एंड आयरन, वॉर्स ऑफ यूनिफिकेशन, विलियम फर्स्ट और जर्मन एम्पायर 1871। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। इसमें भी इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में बताना है कि इटालियन यूनिफिकेशन कैसे कैसे हुई। तो सबसे पहले जो है 19th सेंचुरी में इटली का यूनिफिकेशन पूरा हुआ। ये नेशनलिस्ट लीडर और पॉपुलर मूवमेंट्स के प्रयासों के संभव हुआ। इटालियन यूनिफिकेशन का मतलब होता है इटली के अलग अलग स्टेट्स को जोड़कर एक देश बनाना। फर्स्ट में क्या हुआ, गुस्पी माजनी ने इटली यंग इटली नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसके थ्रू उन्होंने एकीकृत, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड यूनाइटेड इटली का विचार फैलाया। जो भी यूनाइटेड इटली का आइडियाज था वो स्प्रेड किया। नेक्स्ट, कॉन्ट कैमिलो ने कॉन्ट कैमिलो दे कवर पिडमोंट सर्दिनिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने डिप्लोमेसी एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर्स लड़ के जरिए इटली को एकीकरण से ने- नेतृत्व किया। मतलब कि जो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में जो वार किया गया, उसे यूनिफिकेशन प्रोसेस को एकीकृत किया गया, यूनिफाइड किया गया। गुशिपी गरीबाल्डी गरीबाल्डी एंड हिज रेड शर्ट और उनकी रेड शर्ट सेना ने सिसिली एंड नेपल्स नेपल्स पर कब्जा कर लिया। बाद में उन्होंने ये इलाके विक्टर इमोनुएल टू को दे दिया। जो विक्टर इमोनुएल थे उनको ये हैंड ओवर कर दिया। 1861 में विक्टर इमोनुएल टू वो एकीकृत जो यूनिफाइड इटली को राजा, जो किंग था, उनको घोषित किया गया।
सो नेक्स्ट जो है, इटालियन यूनिफिकेशन ने अचीव्ड किया थ्रू द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द माजनी कौर एंड गरिबाल्डी एंड विक्टर इमोनुअल। नेशनलिज्म का विचार फैलाया, काउंटर कवर मीन्स डिप्लोमेसी और युद्ध के थ्रू यूनिटी यूनि जो यूनिटी को नेतृत्व किया। गुस्पी गारिबाल्डी ने सिलसी और नेपल्स को जीता। विक्टर इमोनुएल 1861 में जो है पूरी तरह से यूनिफाइड इटली के किंग बने। जो वहाँ का जो किंग बना विक्टर इमोनुएल 1861 में। सो कुछ इम्पोर्टेंस की वर्ड्स है, उसको भी आप ध्यान में रखो और होपफुली आप लोग जो है सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करो और इसको बार बार रिवीजन करो, क्योंकि बिना रिवीजन किए हुए आपका कॉन्सेप्ट ध्यान से उतर जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट टू ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस 5 स्टेप्स में लिखना है आप लोगों को, जिससे कि फर्स्ट जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने फ्रेंच लोगों में एक कलेक्टिवली आइडेंटिटी और एक ही देश से जुड़े होने के भावना नेशनल यूनिटी पैदा करने के लिए कई कदम उठाए। नेशनल यूनिटी के लिए बहुत बार वो कदम भी उठाए। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है सभी लोगों में एक ही देश का हिस्सा होने की। जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ला पार्ट्रे, सबसे पहले जो है ला पार्ट्रे और ले सिटियन के विचार को बढ़ावा दिया गया। इससे बताया गया कि सभी नागरिकों के अधिकार जो राइट्स और ड्यूटीज एक जैसे हैं और सबको कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों के पालन करना चाहिए। ला पैट्रे का मतलब होता है मातृभूमि और ले सिटीजन का मतलब होता है सिटीजन, जिसे हम लोग नागरिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है सेकेंडली क्या किया गया कि दूसरा कि नया फ्रेंच नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया और इस इसने पुराने राजा जो रॉयल स्टैंडर्ड, जो पुराने राजा के झंडे की जगह ले ली। जो पहले झंडा था रॉयल स्टैंडर्ड, उसके रिप्लेस करके नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। ये मोनार्की की जगह नेशन का प्रतीक बन बन गया। जो मोनार्की था उसको खत्म करके नेशंस के प्रतीक लाया गया। जो राजा का शासन था उसको खत्म कर दिया गया। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है, ई स्टेट जनरल का नाम रिनेम्ड कर दिया गया, उसे नेशनल असेंबली लाया गया, रिनेम्ड करके रख दिया गया। इस इसके सदस्यों जो यहाँ के जो ग्रुप ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स थे, जो इलेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन, तो उनको रिप्रेजेंट किया गया, चुने गए। इससे ये दिखाया गया कि देश की सबसे बड़ी पावर जो सॉवरेंटी अब लोगों के पास है, राजा के पास नहीं। मतलब कि अब पीपल के पास है, ना कि राजा के पास है। नेक्स्ट जो है, ये नए नेशनलिज्म हिम्स जो राष्ट्रीय गीत होता है, ओथ्स जो शपथ और जो शहीद की यादों को भावना दिया जा गया।
मार्टियर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, इससे देशभक्ति और नेशनल यूनिटी मजबूत हुई। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति और मार्टियर्स का मतलब होता है देश के लिए बलिदान देने वाले लोग। नेक्स्ट जो है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, अब इस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया पूरे देश में और कॉमन नेशनल लैंग्वेज बनाया गया और अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है पूरे देश के लिए एक ही केंद्रीय प्रशासन और रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब होता है अलग अलग इलाकों की बोली, लैंग्वेज। सो लास्ट में इसी तरह से सभी कदमों को में फ्रेंच लोगों में नेशनल यूनिटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया गया और कलेक्टिव आइडेंटिटी को बढ़ावा दिया गया फ्रेंच पीपल में। इसका कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ला पैट्रे और ला सिटोयन, जो ट्राई कलर, नेशनल असेंबली, नेशनल हिम्स, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशंस और नेशनल लैंग्वेज कलेक्टिवली आइडेंटिटी। ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखो। सो स्टूडेंट्स, आज के पीवाईक्यूज में कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आता था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। Study smart, revise smart, score smart. Bye everyone.